बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे मल्टीमीडिया ऑन वेब। मल्टीमीडिया जो है वो कम्बिनेशन होता है टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस, एनिमेशन और ऑडियो का। और वेब बेस्ड मल्टीमीडिया से क्या मुराद है? इससे है कि वो वेब पेजेस जिनमें हम लोग इन्हीं तमाम कम्बिनेशंस के साथ जो है वो डाटा डालते हैं, इसको रिच मीडिया भी कहते हैं। और जो वेबसाइट्स जिनमें जो मल्टीमीडिया साइट्स होती हैं वो इंटरेक्टिव होती हैं और यूज़र्स के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट करती हैं, ऐसे एलिमेंट्स उसके अंदर ऐड होते हैं। और जो वेब पेज पे जो क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी होती है उसके मुताबिक ही उसको डाटा डिस्प्ले करती हैं। अब हम देख लेते हैं कि ये जो वेब बेस्ड मल्टीमीडिया है ये कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है। तो इसमें इंफॉर्मेशन डिलीवरी सबसे पहले आता है। तो इसके अंदर क्या है, जैसे कोई कंपनी है वो अपना प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो वो अपनी साइट के ऊपर उस प्रोडक्ट की फ़ोटोज़ दे देती है, उससे रिलेटेड कोई वीडियो क्लिप्स जैसे एडवर्टीज़मेंट के लिए एड्स वगैरह होती हैं। इसके अलावा यूज़र मैनुअल्स या फिर कोई ऐसी एनिमेशन होती है जो उसी प्रोडक्ट को अच्छे से डिस्क्राइब कर रही होती है। इसके अलावा वेब बेस्ड ट्रेनिंग भी इसी मल्टीमीडिया के कॉन्सेप्ट में आती हैं। ई कॉमर्स दूसरे नंबर पे है। ई कॉमर्स में क्या है, ये ऑनलाइन यानी इंटरनेट के थ्रू बिजनेस को कहते हैं। इसमें जैसे शॉपिंग करते हैं हम कहीं पर, कोई ऑनलाइन शॉपिंग मॉल्स हैं या कोई भी प्रोडक्ट ऑनलाइन अवेलेबल है, उसके कैटलॉग्स होते हैं, मूवीज़ और म्यूज़िक इनकी लिस्ट वगैरह होती हैं। इसके अलावा वर्चुअल रियलिटी का कॉन्सेप्ट भी इसी में आता है। वर्चुअल रियलिटी क्या है कि अगर कोई होम सेल के लिए है, आपने कोई घर ख़रीदना है, ठीक है, उसका वो वीआर रियलिटी से कि ऐसा एनिमेशन 3 डायमेंशनल बनाते हैं तो बिल्कुल आपको ऐसे फील होता है जैसे आपने उसको लाइव विजिट किया है, उसका हर एंगल से उसका व्यू नज़र आ रहा होता है। इसके बाद एंटरटेनमेंट है। एंटरटेनमेंट की भी बहुत सारी चीज़ें जो कि मल्टीमीडिया में ही आ जाती हैं, जैसे ये इंटरेक्टिव गेम्स होती हैं, टीवी शोज़ होते हैं, मूवीज़ होती हैं, ये नेटवर्क साइट्स के ऊपर मिलती हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया के ऊपर भी यही सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे आपको फ़ोटोज़ मिलती हैं, वीडियोज़ मिलती हैं, ऑडियो मिलती हैं। इसके अलावा 3D वर्चुअल वर्ल्ड बिल्कुल इसी तरह ही लगता है इंसान को, एक ख़याली दुनिया होती है जिसमें आप अपने आप को उसका हिस्सा ही महसूस करते हैं। ये सब चीज़ें जो है ये मल्टीमीडिया ही कहलाती हैं। अब इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को देख लेते हैं। ये ऐसी इन्फॉर्मेशन जो है, ऐसी डिटेल्स चीज़ों के बारे में मल्टीमीडिया के थ्रू हम ज़्यादा अच्छे तरीके से बता सकते हैं जो कि उसके बगैर मुमकिन नहीं है। इसके अलावा ये विजुअल लर्नर, ऑडिटरी लर्नर यानी विजुअल लर्नर वो लोग जो देख के सीखते हैं, तो उनके लिए भी उनकी लर्निंग भी इसकी के थ्रू मल्टीमीडिया के थ्रू आसानी से हो जाती है। यानी अगर कोई ऐसे लोग जो सुन नहीं सकते, जस्ट देख सकते हैं, तो वो भी इसके ज़रिए इसको यूज़ करके जो है वो सीख सकते हैं या समझ सकते हैं चीज़ों को। ऑडिटरी लर्निंग जो ऑडियो वाले होती हैं, ऑडिटरी में जो सिर्फ सुन सकते हैं, या वो लोग भी मल्टीमीडिया के ही कॉन्सेप्ट में आ जाते हैं। उसकी मदद से उनके लिए भी इंटरेक्टिव चीज़ें बनाई जा सकती हैं। किनेस्थेटिक जो लर्नर्स जिसमें फ़िज़िकल एक्टिविटी के थ्रू सिखाया जाता है, तो ये भी मल्टीमीडिया के ज़रिए से पॉसिबल है। और इसमें मटेरियल जो होता है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इंजॉयबल हो जाता है कि यूज़र जो है वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है और ज़्यादा शौक से देखता है, और लर्निंग भी ईजी हो जाती है इसमें। इसके अलावा बहुत सारे इनोवेटिव आइडिया जो है मल्टीमीडिया के फॉर्मेट को यूज़ करते हुए बनाए जा सकते हैं। तो डिसएडवांटेजेस के बेसिकली दो ही हैं कि एक तो टाइम और कॉस्ट। कि एक तो इसको मल्टीमीडिया के साथ चीज़ों को बनाने के लिए ज़्यादा वक्त दरकार होता है, और ज़ाहिर है इसमें कॉस्ट भी चाहिए क्योंकि इसमें कंप्यूटिंग डिवाइसेस चाहिए होते हैं। इसके अलावा होस्ट की तो ये सारी कॉस्ट आती है कि वो उसको सब कुछ ही बनाने में लगता है। इसके अलावा वो यूज़र जो इसको देखना चाहते हैं, अगर उनके पास इंटरनेट का अच्छा कनेक्शन नहीं है या लो बैंडविड्थ आ रही है, तो उनके पास ऐसी साइट्स जो जिनमें मल्टीमीडिया का इंटरेक्शन होता है तो वो ओपन नहीं होती। अब वेब पेज प्रोग्राम डेवलपमेंट के स्टेप्स देख लेते हैं। वेबसाइट डेवलपमेंट जो है इसमें क्या आ जाता है, वेबसाइट्स में इसका वेबसाइट को क्रिएट करना, जब वो कंप्लीट हो जाए
तो उसको टेस्ट करना, यानी हर एंगल से उसको टेस्ट करना, उसका डाटा का पूरा टेस्टिंग में उसका पूरा डाटा जो है उसको रिव्यू करना, और उसके अंदर जो हाइपर लिंक होते हैं कि एक पेज से दूसरे पेज पे जो मूव करते हैं उसको टेस्ट किया जाता है कि वो लिंक सही दिए गए हैं, उसमें कहीं पर कोई रॉन्ग लिंक तो नहीं आ गया। ये सारा कुछ टेस्टिंग में आता है। इसके बाद जब टेस्टिंग बिल्कुल ठीक हो जाती है, वेबसाइट बिल्कुल ओके बन जाती है, कंप्लीट हो जाती है, तो उसको वेब सर्वर के ऊपर जो है वो सेव कर दिया जाता है ताकि वर्ल्ड वाइड उसको एक्सेस किया जा सकते। इसको जो है वो पब्लिशिंग कहते हैं, वेब पब्लिशिंग। और मेंटेनिंग में आ जाता है कि अगर वेबसाइट को या तो एक्सटेंड करना है, उसमें कोई नए फीचर ऐड करने हैं, या अगर प्रीवियस ही उसमें कोई मसला आ रहा है उस इशू को रिजॉल्व करना है, तो ये सब कुछ मेंटेनेंस में आ जाता है। और इसके जब वेबसाइट डेवलप होती है तो फिर मल्टीमीडिया के कंपोनेंट्स जो हैं वो क्रिएट किए जाते हैं जो वेबसाइट में ऐड करने होते हैं। जैसे इमेज एडिटिंग आ जाती है, इसमें डिफरेंट एनिमेशन सॉफ्टवेयर आ जाते हैं। और फिर जब अब वेबसाइट्स को क्रिएट करने के स्टेप्स देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें उसके अंदर, कौन कौन से टूल्स होने चाहिए हमारे पास। जब हम वेबसाइट को क्रिएट करते हैं तो वो जो है वो मार्कअप लैंग्वेज के थ्रू हम लोग जो है वो वेबसाइट की डिज़ाइनिंग करते हैं। और इसके साथ जो ये लैंग्वेजेस होती हैं, मार्कअप लैंग्वेजेस जो हैं, ये आपके सामने नज़र आ रही हैं आपको। HTML है, XML है, XHTML है, और ये HTML5 है, ये WHTML जो कि वायरलेस HTML कहलाती है। ये सब मार्कअप लैंग्वेजेस हैं। ये बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नहीं हैं, ये डिज़ाइनिंग लैंग्वेजेस हैं। और इनके अंदर सिंबल्स और डिफरेंट टैग्स यूज़ होते हैं, और ये अपनी आउटपुट जो है वो ये वेब ब्राउज़र में शो कराती हैं। इन सब लैंग्वेजेस में जो HTML है वो सबसे बेसिक लैंग्वेज है, इसमें कोई स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। नेक्स्ट HTML और HTML5 ये इसके ही अपडेटेड वेरिएंट्स हैं, जिसके अंदर ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो स्ट्रिक्ट कर दिए गए हैं, और मज़ीद फीचर डाल दिए गए हैं। ये लैंग्वेजेस जो हैं वो ये स्टैटिक वेब पेजेस बनाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। इसके बाद जो है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस जो है ये वेब पेजेस को जब हमने डायनेमिक कंटेंट उसके साथ ऐड करना होता है, यूज़र के साथ इंटरेक्टिव बनाना होता है, तो ये काम हम स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस की मदद से करते हैं। ये स्क्रिप्ट जो है वेब पेज कोड के अंदर शामिल किया जाता है, जिसकी वजह से क्लाइंट साइड पे जो है इंटरेक्टिव हो जाती है वेबसाइट्स। इसमें जावा स्क्रिप्ट है, वीबी स्क्रिप्ट है, पर्ल और बहुत सारे टूल्स हैं। तो हमारे सिलेबस में मार्कअप लैंग्वेज में हम लोग जो है HTML करेंगे, और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में हम लोग वीबी स्क्रिप्ट करेंगे। इसके बाद एपलेट है। एपलेट जो है ये स्मॉल प्रोग्राम्स हैं जो कि HTML के अंदर ही एम्बेड होते हैं। ये स्क्रिप्ट से ज़्यादा फास्ट चलते हैं, क्योंकि स्क्रिप्ट जो है वो इंटरप्रेटर यूज़ होता है, उसके अंदर एक एक इंस्ट्रक्शन इंटरप्रेट होती है, तो वो स्लो प्रोसेस होता है। एपलेट के अंदर कंपाइलर होता है, तो ये कंपाइल होते हैं, तो इसलिए इनकी स्पीड जो है उससे ज़्यादा होती है। फिर है सर्वलेट। सर्वलेट क्या है? ये वेब सर्वर्स के ऊपर रन करते हैं, तो इसलिए इन्हें सर्वलेट कहते हैं। तो ये रिस्पॉन्ड करते हैं क्लाइंट्स की रिक्वेस्ट को, और ये वेब सर्वर की जो रिस्पॉन्स है उसको डायनेमिक कंटेंट बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। फिर नेक्स्ट है ActiveX कंट्रोल। ये नेटवर्क के कंपोनेंट्स की आपस में कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है, और ये क्लाइंट साइड पे जो है वो एग्जीक्यूट करता है। अब हम कुछ टर्मिनोलॉजीज देख लेते हैं मज़ीद, और इसमें कुकी, जो कि जब भी वेबसाइट की विज़िट पे बात आती है तो ये कुकी का भी अक्सर जिक्र आता है। इसको HTTP कुकी भी कहते हैं, इसको वेब कुकी भी कहते हैं, इंटरनेट कुकी भी कहते हैं, ब्राउज़र कुकी या सिंपल कुकी भी कहते हैं। ये एक स्मॉल पीस ऑफ डाटा होता है। जब कोई यूज़र जो है वो किसी वेबसाइट को विज़िट करता है, तो वो वेबसाइट जो है यूज़र का ही स्टेट को रिकॉर्ड करके एक स्ट्रिंग की सूरत में भेज देती है वापस यूज़र के पास। तो यूज़र के एंड पे जो वेब ब्राउज़र होता है तो वो उसको सेव कर लेता है। ये बेसिकली यूज़र की इन्फॉर्मेशन होती है, उसके इंटरेस्ट को देखा जाता है कि उसने कौन कौन से पेजेस वेबसाइट की विज़िट किए या कितनी दफ़ा ये वेबसाइट विज़िट की। जब सेकेंड टाइम यूज़र वही वेबसाइट विज़िट करता है तो उसका ब्राउज़र ये कुकी जो है ये वेबसाइट को वापस भेजता है। नेक्स्ट है इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट। इंट्रानेट क्या है? इंट्रानेट एक प्राइवेट नेटवर्क है जो एक बड़ी कंपनी अपने ही एम्प्लॉयज़ के लिए बनाती है। इसमें इंटरनेट की टेक्नोलॉजी ही बेसिकली यूज़ हो रही होती है। और एक्स्ट्रानेट क्या है? ये कंपनी जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए और आउटसाइड कंपनी कुछ लोगों के लिए ये एक नेटवर्क बनाती है। ये दो नेटवर्क की टाइप्स हैं।
इसके बाद एक और टर्मिनोलॉजी जो है वेब 2.0 और वेब 3.0 की है। ये वेब 2.0 जो वेबसाइट्स थी, यानी ये एक एरा है, यानी एक टाइम पीरियड है जब वेब 1.0 एक एरा था जिसके अंदर जो थी वेबसाइट्स जो थी वो बिल्कुल सिंपल थी। इसको कोई भी इंटरेक्शन यूज़र की नहीं होती थी, एक स्टैटिक पेजेस बनाकर इंटरनेट पर डाल दिए जाते थे और फिर जो यूज़र उसको रिक्वेस्ट करते थे तो वो एक रीड ऑनली मटेरियल जो है वो यूज़र के पास आ जाता था और वो सिर्फ उसको रीड कर सकता था, इसके अलावा यूज़र को रिस्पॉन्स नहीं दे सकता था। इसके बाद सेकंड नंबर पे वेब 2.0 आई, वेब 1.0 के बाद। तो 2.0 जो थी उसके अंदर ये इंटरेक्टिविटी शुरू हुई जिसमें डायनेमिक कंटेंट जो है वो ऐड किया गया। इसमें सोशल मीडिया डायलॉग्स हैं जिसमें कि यूज़र फॉर्म्स की मदद से यूज़र इंटरेक्ट करता है, अपनी रिक्वेस्ट भेजता है, कहीं पर ऑनलाइन सबमिशन है, कहीं पर ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करना है, ये सब यानी यूज़र की इंटरेक्टिविटी जो है ये वेब 2.0 में स्टार्ट हो गई है। इसकी एडवांस फॉर्म है वेब की। और इसकी सबसे लेटेस्ट जो है वो है वेब 3.0 जो कि थर्ड जनरेशन ऑफ इंटरनेट है। इसमें ना सिर्फ यूज़र का इंटरेक्टिविटी बल्कि जो बहुत सारा वेब के ऊपर वेबसाइट्स की तादाद भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई और डाटा भी बहुत ज़्यादा हो गया। तो डाटा का आपस में कोलैबोरेशन और उसका सीक्वेंस जो है वो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स की मदद से ही मालूम करने के बाद उसमें से और कोई मज़ीद इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने, यानी इसको मज़ीद इंटेलिजेंट करने इंटरनेट को और मज़ीद जो है इसको एडवांस करने के लिए इसके अंदर जो है वो चीज़ें यूज़ होती हैं। ये एक डायग्राम है जो इन्हें एक्सप्लेन कर रही है कि यानी 1996 तक जो था वो वेब 1.0 था। इसमें साइट्स की तादाद कम है, देखें आप उसमें इंटरनेट के यूज़र्स की तादाद भी कम है। जो यूज़र्स थे वो जस्ट डाटा जो थे उसकी रिक्वेस्ट भेजते थे और एक स्टैटिक वेबसाइट का डाटा उनके पास आ जाता था। वेब 2.0 जो है 2006 और ऑनवर्ड ये हुआ स्टार्ट, ये वाला एरा। तो इसके अंदर नंबर ऑफ़ साइट्स भी बढ़ गई और नंबर ऑफ़ यूज़र्स भी बहुत ज़्यादा हो गए और उसके बाद इंटरैक्टिव हो गया दोनों तरफ से, यानी रिक्वेस्ट जैसे जो है रिस्पॉन्स यूज़र का भी है और वैसे ही इंटरेक्टिव डायनेमिक पेजेस जो हैं वो आ रहे हैं। इसके बाद जो सबसे लेटेस्ट है वो वेब 3.0 जो कि 2016 के बाद इसका कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ, जबकि बिग डाटा जिसको बोलते हैं कॉर्पस एक टर्म इसके लिए इस्तेमाल होती है। जो बहुत ज़्यादा डाटा इंटरनेट के ऊपर जमा हो गया मुख्तलिफ डिपार्टमेंट का मुख्तलिफ जगहों से, तो फिर उसको साइंटिस्ट ने उस डाटा को मशीन के थ्रू ही एक्सप्लोर करना शुरू किया और कुछ नई इन्फॉर्मेशन, कुछ इंटेलिजेंट इन्फॉर्मेशन, यानी यूज़र के इंटरेस्ट, ये यानी बिल्कुल ये वाली बात है जैसे आप लोग गूगल के ऊपर कोई क्यूरी सर्च करते हैं और उसके बाद आप लोग अपना फेसबुक ऑन करते हैं तो आप लोग देखते हैं कि आपने जो कुछ सर्च किया था उससे मिलते जुलते ऐड आप लोगों को आने शुरू हो जाते हैं। यानी ये सारा कुछ ये बैक एंड पे एक्सप्लोर हो रहा है। आप लोग जो कुछ आपकी एक्टिविटीज़ आप इंटरनेट पे करते हैं उसका ट्रैक रखा जा रहा है, फिर उस ट्रैक के मुताबिक उस आपका इंटरेस्ट मालूम किया जाता है। ये उसी डाटा को एक्सप्लोर करना इसको बोलते हैं। उसके बाद आपको चीज़ें, प्रोडक्ट्स और उससे रिलेटेड आपके इंटरेस्ट की चीज़ें आपको शेयर की जाती हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये वेब 3.0 के आने के बाद स्टार्ट हुई। अब हमारा जो है चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू।